सो गाइस इस वीडियो में दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, एनएसडीएल और बिलियन ब्रेन्स यानी कि ग्रो। ये दो कंपनीज स्पेशली एनएसडीएल जिसका कि लॉक इन पीरियड आने वाले टाइम में जल्दी ही खत्म होने वाला है, लेकिन लिस्टिंग के बाद से एनएसडीएल ने कुछ बड़ा मोमेंटम गेन नहीं किया है डिस्पाइट इसके कि एनएसडीएल पहली कंपनी हमारी एनएसडीएल है, इसके बाद हम ग्रो पर आएंगे। डिस्पाइट इसके कि आपके एनएसडीएल में मार्केट एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा बुलिश है। जैसे होल्ड की रेटिंग मार्केट एक्सपर्ट्स की थी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की टारगेट 1170 का, यह टारगेट था 18 नवंबर को, इन्वेस्टर को नहीं मिला। इसके अलावा हमारे पास आता है एक और टारगेट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, न्यूट्रल रेटिंग 1270, 13 नवंबर को, इन्वेस्टर को गिरावट मिली। डिस्पाइट इसके कि मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर बुलिश है, न्यूट्रल है, होल्ड की रेटिंग है, उसके बावजूद भी एनएसडीएल कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है, गिरावट है और कंसोलिडेशन में इस समय है। डिस्पाइट इसके कि आपका एमएफआई भी बुलिश है लेकिन ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं। 24.9 का एमएफआई है जो कि बुलिशनेस इंडिकेट करता है। 43.1 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बुलिश है। अब रीजंस पर आते हैं। ऑल्दो पिछले वीडियो के अंदर एनएसडीएल के मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर चुका हूं, इस वीडियो में अलग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कुछ नए पॉइंट्स। 19.3 का आपका एमएससीडी है जो कि बेरिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, जो कि आपके बुलिश एमएफआई होने के बावजूद भी ब्रेकआउट्स को सस्टेन नहीं कर पा रहा है एमएससीडी सिग्नल की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी कैसे रिवेन्यूज दे रही है, सितंबर में कंपनी का रिवेन्यू बहुत बढ़िया आया था। कंपनी ने 12% का ग्रोथ शो किया जो कि जून में नेगेटिव था, यानी कि ग्रोथ जो था कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ा और 12% पिछले साल के क्वार्टर पर आपका इंप्रूवमेंट आया था। यानी कि अब दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का इंप्रूवमेंट 12% के ऊपर होना चाहिए, लेकिन कंपनी में एक खराबी यहां पर आती है इसके फाइनेंशियल ईयर पर। अगर आप फाइनेंशियल ईयर पर कंपनी का ग्रोथ देखोगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी का ग्रोथ पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 63, 34, 24 और सिर्फ 12%, यानी पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी का ग्रोथ काफी ज्यादा गिरा है और पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ग्रोथ लगभग आधा हुआ है। तो ये बहुत माइन्यूट रीजन है कि क्यों एनएसडीएल जो है आपको बड़े ब्रेकआउट्स नहीं दे पाया अभी तक, यानी कंपनी का ये ग्रोथ पैटर्न इंप्रूव होना जरूरी है। सिमिलर चीज बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ में है, जरूर चेकआउट करना, उसका वीडियो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन एक पॉइंट और है इस कंपनी में जो नेगेटिव है, वो है इसका वर्किंग कैपिटल डेज। अगर आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हो वर्किंग कैपिटल, ये भी इसका नेगेटिव है। तो बहुत माइन्यूट पॉइंट है इस कंपनी के कि क्यों अभी तक कोई भी ब्रेकआउट्स इस कंपनी में नहीं बने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस नया होल्डिंग पैटर्न नवंबर का अभी तक कंपनी का आया नहीं है, तो देखते हैं नवंबर और दिसंबर आने वाले होल्डिंग पैटर्न्स पर कंपनी किस तरह से परफॉर्म करने वाली है। तो ये है आपकी एनएसडीएल। अब आते हैं आपके ग्रो यानी कि बिलियन ब्रेन्स पर। वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं। अभी क्या हुआ कंपनी में ना, लॉक इन पीरियड खत्म हुआ। लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो आपको मालूम पड़ता है कि बिलियन ब्रेन्स ग्रो में कुछ डेजिग्नेटेड पार्टीज है जिन्होंने सेलिंग करी है बिलियन ब्रेन्स ग्रो के शेयर की। ठीक है, ये सारा डाटा मैं आपके साथ पिछले 2 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। 12 दिसंबर, 11 दिसंबर, 11/11, 10 तारीख को, 9 तारीख का डाटा भी इसके में आपके पास आ जाएगा यहां पर 9 दिसंबर, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर। ठीक है, अब ये जो डाटा है इस डाटा का हम क्या करें, क्योंकि ये जितने भी डेजिग्नेटेड मेंबर्स हैं ये कंपनी से तो जुड़े हुए हैं, कंपनी से तो जुड़े हुए, मैनेजमेंट से जुड़े हुए, लेकिन ये प्रमोटर का हिस्सा नहीं है। यानी कि आउट ऑफ प्रमोटर लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद में या पर उसके दिन सेलिंग देखने को मिली है। अब जब इस तरह की सेलिंग आती है तो क्या हमें यहां पर अलर्ट रहना चाहिए कि क्या अगर इन्होंने एग्जिट किया है तो क्या आपके एफआईआईज ने भी थोड़ी बहुत एग्जिटिंग करी है। ऑल्दो डेजिग्नेटेड मेंबर्स का एग्जिट करना इतना बड़ा कंसर्न नहीं होता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल्स का एग्जिट करना ये कंसर्न हो सकता है। ऑल्दो दिसंबर का डाटा मैं आपको फिर बता रहा हूं, देखने वाला होगा। जब भी कोई नई लिस्टेड कंपनी मार्केट में आती है इस तरह की सिचुएशन बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। किसी डेजिग्नेटेड मेंबर्स का एग्जिट करना या फिर इंस्टीट्यूशनल्स का एग्जिट या एंट्री करना बहुत कॉमन है। बट आपकी नजर ये रहनी चाहिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म का अभी से सोच रहे हो
तो आपके पास नेक्स्ट होल्डिंग पैटर्न क्या आएगा? क्या वहां एफआईआईज इतने ही रहेंगे या फिर गिरेंगे? क्या डीआईआईज इतने ही रहेंगे या गिरेंगे? क्या प्रमोटर इतने ही रहेंगे या गिरेंगे? ये आपको देखना होता है इवैल्यूएशन, क्योंकि आप पहले ही दिन से ये नहीं कह सकते कि भैया लॉन्ग टर्म बैठ के जा करके, क्योंकि कंपनी के ना सब चीजों में कंपनी आगे दिखती है। जीरोधा, अपने एंजल वन, इन दोनों से आगे दिखती है कंपनी, बहुत बढ़िया बात है। रिवेन्यू, ये एक मेजर कंसर्न है ग्रो का, ठीक है। बिलियन ब्रेन्स ग्रो का एक कंसर्न है रिवेन्यू कंसर्न, और बस यही कंपनी मात खाती है। इसके अलावा बाकी सब चीजें में, जैसे कंपनी का प्रॉफिट, वहां कंपनी ठीक ठाक दिखती है, बट रिवेन्यू एक कंसर्न कंपनी का है। बस यही एक कंसर्न कंपनी को थोड़ा सा नेगेटिव लेकर के चलता है, क्योंकि कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज जो है ये भी नेगेटिव में 162 नेगेटिव वर्किंग कैपिटल डेज पर कंपनी है। ऑल दो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में ये नेगेटिव बहुत कम हुआ है, और यहां पर इंप्रूवमेंट है 63% का। तो अगर कंपनी पॉजिटिव में इस सेगमेंट में जाती है तो आप कहते हो कि हाँ, मुझे एक पॉइंट मिलता है कि मैं इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बनूं। दूसरा आता है डेटा डेज, जो कि बहुत नॉर्मल यहां पर है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। बस एक मेजर कंसर्न जो कंपनी का बनता है वो है कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ, क्योंकि सितंबर क्वार्टर एक अकेला क्वार्टर जो कंपनी ने लिस्टिंग के बाद दिए सितंबर का, वही नेगेटिव ग्रोथ है। तो अगर कंपनी इस नेगेटिव ग्रोथ को कंटिन्यू करती है आने वाले क्वार्टर्स में, तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म रहने में दिक्कत आएगी, तो हमें चाहिए कि कंपनी इस नेगेटिव ग्रोथ को पॉजिटिव में लेकर के जाए, ताकि हम एक्चुअल में कह सके कि हाँ, कंपनी में ये पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम लॉन्ग टर्म जा सकते हैं। वरना सिर्फ ये सोच करके कि भैया कंपनी के अंदर बहुत क्लाइंट्स हैं वगैरह वगैरह करके रेवेन्यू नहीं इंप्रूव हो रहा, तो भैया कंपनी भी इंप्रूव नहीं कर पाती है। ऐसी कंडीशन पर बहुत माइन्यूट चीजें होती हैं, बातों के अलावा प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस जरूरी होता है। रिजल्ट्स आने के बाद से ही कंपनी में गिरावट है, क्योंकि ये ग्रोथ टूटा है, भले ही रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हुआ हो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1100 करोड़ का था। सितंबर में कितना था देख लेते एक बार, यहां पर 1125 करोड़ का, तो 9% का यहां पर गिरावट आई है। तो ये हमें नहीं चाहिए। अगर हम कंपनी को देखेंगे फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी, तो कंपनी क्या कर रही है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे? फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी कंपनी का ग्रोथ जो है वो टूट रहा है, 167 से 144, एंड देन 45% का रेवेन्यू ग्रोथ। तो ये ग्रोथ भी काफी ज्यादा कम हुआ है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर। ये पॉइंट्स हमको नहीं चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम कंपनी का प्रॉफिट भी देखें, प्रॉफिट में कंपनी क्या कर रही है? देखो, ये वीडियो कुछ लोगों को नेगेटिव लग सकता है, बट ये नेगेटिव मैं आपको नहीं बता रहा, मैं बस आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म जाते हैं और कैसे शॉर्ट टर्म जाते हैं। लॉन्ग टर्म जाने के लिए आपके पास क्या पॉइंट्स होने चाहिए कि आप हाँ कहो कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए मैं जाऊंगा, इसके लिए वो पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ, तो वो 12% इंप्रूव हुआ है, तो यहां एक अच्छी पॉइंट है कंपनी के लिए। तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सब मालूम होने चाहिए। इसके अलावा और पॉइंट्स पर आते हैं, जैसे कि सेलिंग काफी ज्यादा है, 10,81,000 बायर है और 27,12,000 सेलर है आज के दिन में। ये है आपके आज के दिन का डाटा, और 53.5 का आरएसआई है, 55.5 का आपका एमएफआई। टॉप ने क्या किया, 148 से लेकर के 172 यहां से उठा और एक स्विंग पैटर्न क्रिएट करता हुआ कुछ इस तरह से आया, और पिछले कुछ सेशन में लगातार यही फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है यहां पे कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहते हो आपको ब्रेकआउट मिले वापस 148 से 172 का, तो कंपनी अब क्या कर रही है? कंपनी किसी पॉजिटिव न्यूज का वेट कर रही है। भैया कोई पॉजिटिव न्यूज आए तो हम यहां से बढ़े 148 पे वापस से, या फिर कंपनी में कोई बायर बड़ा आए तो हम बढ़े यहां पर 148 पर वापस, या फिर कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स दे तो हम यहां पर वापस से 148 पर बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है 148 के नीचे जो आया है, अपने बेस लाइन के नीचे वेट कर रहा है इन सब में से किसी एक पॉइंट के आने का, ताकि वापस से 172 रुपीस तक आ सके। अभी कंपनी नहीं आई है तो इसका चार्ट ज्यादा ओपन हुआ नहीं है, तो यहां से नीचे बेसिस क्या रहेंगे 148 के नीचे, वो ढूंढ पाना मुश्किल है। ऑल्दो 172 के ऊपर के रेस्ट्रिक्शंस आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होंगे,
172 के बाद में 180 और देन 192 के आसपास समथिंग था, जो मैंने आपके साथ पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इस तरह का एक स्विंग पैटर्न बना करके ये कंपनी वापस से बढ़े, तो आपको ये 4 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट का अलाइनमेंट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।